Okay, so we are going to start with this MCAT analysis 2205, and this is the quant section that we are going to take. Now, the first question that we see here is on series, right? So, not a very easy one, but yes, let us just try to handle this. So, you see, first we are going to start something like this. Now, what do you observe? It says the mean of the sequence हमें निकालना है. मीन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन? मीन क्या था? मीन होता है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. यही मीन होता है. इसका मतलब ये है कि हमें जो ये सीरीज बनेगी इसका सम निकालना है और जितनी नंबर ऑफ सीरीज बनेगी उसको उससे डिवाइड करना है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व वी आर हैविंग 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हमें देख रहे हैं कि जो नंबर है वो बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है. अब 1 से लेके 3 हो गया, मान लेते हैं. कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया. तो यहाँ पे इंक्रीज कितना है? +2 का. 3 से 6 हो गया, यहाँ इंक्रीज कितना है? 3 का. इससे 4 हो गया, यहाँ इंक्रीज है 4 का, 5 का. इसका मतलब लॉजिकली अगला इंक्रीज कितना होगा? 6 का. अगला इंक्रीज कितना होगा? 7 का. यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू ओके. सो ये वैल्यू कैसे बन रही है? फर्स्ट वैल्यू में है, सेकंड वैल्यू इज एडेड ट्वाइस टू, थर्ड में 3 बढ़ गया, फोर्थ में 4 बन गया. इस तरीके से वैल्यूज बन रही हैं. ठीक है, कर लेंगे ना. पहले आ जाओ फटाफट. अरविंदा मेरी वॉइस तो नहीं ब्रेक होनी चाहिए. आप देखो आपका कनेक्टिविटी ठीक है क्या? बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? यस सर. Yes, sir. हाँ, तो अरविंदा यू वांट टू जस्ट लुक एट योर कनेक्शन. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स. आपको पता है Sn निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? समेशन Tn. यू रिमेंबर दिस? ये आपने उसमें पढ़ा होगा कि किसी चीज का सम निकालने के लिए अगर मेरे को nth टर्म मिल जाए तो हम उसका सम निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू राइट, मुझे सम निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन टिल n. इसको बोलते हैं Sn. इसका जो nth टर्म है, Tn टर्म है, उसको ये यहाँ पे n बन गया. आ रही बात समझ में? और अगर मुझे Sn की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं? समेशन Tn. इसका मतलब है समेशन ऑफ n. समेशन ऑफ n का फॉर्मूला आपको पता है, n × n + 1/2 होता है. ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा जब हम प्रोग्रेशन या सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे. उसके अंदर कि nth टर्म अगर हमें पता लग गया, समेशन निकाल के हम उसको समेशन लगा देंगे तो हमारा वो सम आ जाएगा. तो हमें यहाँ पे इसकी nth टर्म निकालनी है. nth टर्म हमें पता है 630 है, बट ये कौन सी टर्म है हमें पता नहीं है. तो हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए 1 है पहले वाली टर्म, अगले वाली टर्म 3 है, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2. यानी जो मेरी सेकंड टर्म है वो 1 + 2 है. ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम T1 बोलते हैं. ये सेकंड टर्म है, इसको हम T2 बोलते हैं. थर्ड टर्म मेरी क्या है? थर्ड टर्म मेरी 6 है, एंड 6 कैन बी ऑब्टेन्ड एज 1 + 2 + 3. फोर्थ टर्म मेरी क्या है? 10. 10 कैसे ऑब्टेन होगा? 1 + 2 + 3 + 4. ये बात समझ में आ रही है? ये मेरी कौन सी टर्म है? T4. उसी लॉजिक से अगर हम इसको समझें, ऐसे चलता जाएगा तो जो मेरी लास्ट टर्म होगी 630, वो कैसी होनी चाहिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5. लेकिन हमें पता तो नहीं ना कौन सी टर्म है. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है मुझे? Anybody saying something? Now let us say 1 + 2 + 3 so on till n है, मान लेते हैं. हमें कितनी टर्म्स है हमें पता नहीं है. जैसे 4 टर्म्स थी तो 4 सम का, ये हमारी फोर्थ टर्म थी. ठीक है, ऐसे ही ये कोई तो टर्म होगी, हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है. मान लेते हैं nth टर्म है और n तक जा रहा है. तो 630 कैसे आना चाहिए? 1 + 2 + 3 so on till n. इसका मतलब है जो मेरा 630 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ n टर्म्स, यानी n × n + 1/2.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0612 1260। अब n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ट्राई कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना, बट ऑब्वियसली एग्जाम में इतना तो होगा नहीं। ध्यान रखना ये इतना लंबा टाइम लगेगा नहीं, ये मैं समझा रहा हूं आपको, बेसिक जो है ना वो भी समझा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर n+1 ना होता, n स्क्वायर होता, n स्क्वायर मान लेते n स्क्वायर की वैल्यू 1260 होती अप्रोक्सीमेटली, तो आप n की वैल्यू क्या मान सकते थे, मान लो आप 30 मानते, 30 इंटू 30 900 होता है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर गुड मॉर्निंग। Okay, so I'm trying to explain to you how do you really get find out what is this value 1260। so n square हम तुक्का मार लेते हैं, मान लेते हैं हमने 30 इंटू 30 किया 900 आया, यानी ज्यादा आएगा। हमें 35 का शॉर्टकट याद है, 35 इंटू 35, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 1225 है, यानी प्रिटी क्लोज है। यानी अगर एक 35 है और आखिरी में जीरो आ रहा है तो हो सकता है 36 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो बाय ट्रायल एंड एरर आई मे वांट टू से 35 इंटू 36, और आप देखोगे 5 6 30, लकीली 1260 आ रहा है। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 35। इसका मतलब है दिस इज 35 इंटू 36, यानी कि ये 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जा रहा है 35 तक जा रहा है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है जो मेरी टीएन टर्म है, जो nth टर्म है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज nth टर्म क्या है 630, nth टर्म क्या 630, 630 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टर्म स्टिल 35, यानी nth टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरी nth टर्म है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म लेना चाहता हूं, nth टर्म समझते हो, nth टर्म आ गई, अगर मेरे को t1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 1 पुट करूंगा, तो 1 इंटू 2/2 1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखो 1 आ रहा है मेरा। अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म क्या बनेगी, n की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 3/2, सेकंड टर्म 3, ये देखो यहाँ पे आ रही है सेकंड टर्म 3। t इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 5/2 4 टर्म। इसका मतलब मैंने nth टर्म जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर ली है। ये बात समझ में आ रही है, nth टर्म आइडेंटिफाई कर ली। अब मुझे क्या करना है, स्क्रीन नीचे नहीं आ रही, जस्ट ओके। यहाँ पे ना थोड़ा, बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग इन सम अदर स्क्रीन, तो मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया इसका। ओके, सो आई नो टीएन की वैल्यू इज दिस, टीएन की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है। टीएन की वैल्यू मैं तो, ये मेरा टीएन है। अगर मुझे इसका सम चाहिए यानी एसएन चाहिए, ये बनता है समेशन टीएन। समेशन टीएन का मतलब है समेशन ऑफ एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं हाफ बाहर निकाल लेता हूं, ब्रैकेट लगा देता हूं, ये बनेगा समेशन n² प्लस n, यही बनेगा। और n की वैल्यू कहां तक मूव कर रही है, n इज मूविंग फ्रॉम 1 से लेके, ध्यान रखना यहां नहीं लिखा होता तो n इज मूविंग फ्रॉम 1 से लेके 35 तक, ठीक।
अब यहाँ स्पेस कम है। अब समेशन एन स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, ऊपर लिख रहा हूं मैं, समेशन एन स्क्वायर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ये समेशन एन स्क्वायर हो गया। प्लस इसमें क्या ऐड करना है अपने को, समेशन एन, एन कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे क्या करना था इसका, हाफ। ये क्या बनेगा, ये बनेगा सम ऑफ द सीरीज, लेकिन अपने को क्या निकालना था, नंबर ऑफ वैल्यूज, मीन। मीन में कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 35 वैल्यूज हैं। तो इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 35 से। तो पहले अपन सम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं एन की वैल्यू कहां तक रखेंगे अपन, 35। तो 35 इंटू 36 इंटू 71 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12, समझ में आ रहा है। प्लस एन, एन की वैल्यू बनेगी 35 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 4। नाउ दिस वैल्यू नीड्स टू बी फर्दर डिवाइडेड बाय 35 बिकॉज नंबर ऑफ वैल्यूज आर 35। तो इसको 35 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ 35 आ जाएगा और यहाँ 35 आ जाएगा, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये 35 से, ये 35 से 35 कटेगा, 12 4 जा 36, तो 71 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 7 4 जा 28, प्लस ये यहाँ पे कितना था 35 था, ये 35 से 35 हो जाएगा, तो ये जाएगा 12 में, तो प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 ये 9 हो जाएगा, और ये have we done something wrong? सर गलत काटा आपने, 12 3 से 36 एंड 4 9 12, से अच्छा अच्छा, 36। सॉरी, इरेजर यहाँ मैंने गलत कर दिया, 3 आएगा और यहाँ पे भी गलत कर दिया, माय मिस्टेक, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 12 3 में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू बनेगी, एक सेकेंड, यहाँ वैल्यू, हाँ, तो ये बन जाएगा 3 7 3 जा 21 प्लस 35 35 चला जाएगा, यहाँ पे 36 था ना, 36 तो 4 9 जा, ठीक है, तो प्लस 9 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9 और 3 12, हासिल 1 2 2, सो आंसर आएगा 2 2 2, सो दैट इज माय फर्स्ट ऑप्शन। इसमें इतना टाइम इसलिए लगा है समझाने के लिए, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है राहुल, थैंक यू, मिस हो गया था, मेरे से गलती हो गई, बट चलो। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ ना, पता नहीं। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन वाज, रिपीट कर दो एक बार। बेटा कहाँ से करूं रिपीट, पूरा ही? चलो मैं समझा देता हूँ एक बार पूरा, फिर से क्विक रिकैप कर देता हूँ। ये ना, क्योंकि मैं किसी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो मेरे इसके नोट्स में निकाल नहीं पाऊंगा, मतलब दिस विल गिव यू अ प्रॉब्लम, बट मैं कोशिश करता हूँ एक बार। हमें क्या करना था, हमें निकालना था कि भाई ये इसका मीन ऑफ सीक्वेंस निकालना था। मीन का मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये मीन का मतलब ये होता है, मीन इज सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो पहले इसका मतलब इस सीरीज का सम निकालना पड़ेगा। सम निकालने के लिए मुझे सारी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, और किसी भी सीरीज का सम निकालना होता है तो समेशन टीएन होता है। समेशन टीएन का मतलब होता है अगर nth वैल्यू पता लग गई तो उसका समेशन लगा के हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सम आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मुझे 1 + 2 + 3 + 4 टिल n निकालना है, इसका मतलब nth टर्म जो है वो क्या है, nth टर्म जो है n, यानी कि हमें क्या निकालना है, समेशन, इसकी nth टर्म को शिफ्ट करके, नहीं मेथड डिफरेंस से निकालना चाह रही हो ना, हो सकता है कोई और बन जाए, बट दिस इज द पॉसिबली द इजीएस्ट वन। समेशन, अब यहाँ पे जैसे मान लो ये समेशन टीएन, यानी टीएन वैल्यू है, अगर मुझे इसका सम चाहिए तो मुझे समेशन टीएन करना पड़ेगा। टीएन की वैल्यू एन है, यानी समेशन एन, समेशन एन का फॉर्मूला आपको पता ही है। ऐसे ही आपको समेशन एन स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता होगा, समेशन एन स्क्वायर जो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1, ये वाला जो समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब मुझे इसका मतलब है इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे nth टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई किया 1, सेकंड टर्म 3 कैन बी रिटन एज 1 + 2, थर्ड टर्म जो था 6 था, 6 का मतलब है 1 + 2 + 3, अगला फोर्थ टर्म 10 था विच इज 1 + 2, तो आखिरी वाला टर्म 630 होगा, यानी जो 630 है वो भी किसी चीज का सम है, यानी 1 + 2 + 3 पता नहीं लेकिन कहां तक जा रहा है,
हमें पता तो नहीं ना कहां तक हम जोड़ेंगे तो 630 आएगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं n तक जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो 630 कैसे बनेगा? 1 + 2 + 3 so on till n। आई डोंट नो व्हाट इज n, सो आई अज्यूम इट टू बी n। हमें पता है जो n निकाल, ये मतलब tn टर्म निकालना पड़ेगा। वो tn टर्म कैसे निकलेगा? n × n + 1/2 निकलेगा। nth टर्म कैसे निकलेगा? tn जो है इसका सम है, कितनी वैल्यूज का सम है? n वैल्यूज का। n कितना है हमें पता नहीं, तो मैंने क्या n × n + 1/2 कर दिया। हम n × n + 1/2 की वैल्यू कितनी बन रही है? 360। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो नीचे था ऊपर चला गया, 1260 आता है 35 × 36। ये कैसे किया? 1260 तुक्का मतलब ट्रायल एंड एरर। मान लेते हैं n² की वैल्यू कोशिश करो पहुंचने की। 35 का स्क्वायर आसान होता है, 1225 होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो चांसेस आर 35 × 36 आंसर हो सकता था, क्योंकि आखिरी में 0 दिख रहा है, तो 5 × 6 30 होता है। अगर कुछ और बड़ी वैल्यू होती तो हो सकता है हम 36 × 36 ट्राई करते इस टाइप से। ठीक है, तो हमें पता चल गया n की वैल्यू 35 है, यानी कि जो 630 है वो 35 टर्म्स का सम है। यानी nth टर्म मुझे मिल गया n × n + 1/2, ये nth टर्म है। अब मैं चेक करवा रहा हूं कि क्या हमने सही निकाला है। अगर मेरा जो nth टर्म है उसकी डेफिनेशन ये है, तो t = 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो t = 1, n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 × 2 / 2 1 आ रहा है, जो कि फर्स्ट टर्म है, ये बिल्कुल सही है। t = 2 पुट करूंगा तो 3 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 3 पुट करूंगा तो 6 आ रहा है, 4 पुट करूंगा 10, यानी मैंने सही निकाला है, यानी मेरा tn आ गया। अब अगर मुझे इस सीरीज का सम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका समेशन निकालना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? समेशन निकालना पड़ेगा। तो tn का समेशन, इसका समेशन का मतलब है, यहां पे देखो मैंने किया, इसका tn का समेशन कर दिया। मान लो मैं यहां पे तुम्हें दोबारा से, ठीक है, ये t समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ tn यानी कि हाफ मैंने बाहर निकाला, ये हाफ मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? n² + n बचेगा। समेशन ऑफ n² + n बचेगा, जो मैंने यहां लिखा है, देखो समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ n × n + 1/2। ठीक है, 1/2 को मैंने यहां बाहर निकाल दिया, n × n n² बनेगा, n × 1 n बनेगा। तो समेशन ऑफ n² जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये जो रिजल्ट है वो यहां पे है। समेशन n² होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6, और समेशन n क्या होता है? n × n + 1 / 2। लेकिन ये हाफ बाहर निकाला था तो मैंने बाहर हाफ कर दिया। अब n कहां तक जा रहा है? कितनी टर्म्स है मेरे पास? 35 टर्म्स हैं, है ना? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 35th टर्म है। कैसे पता? ये देखो 35 आ रहे हैं, तो n की जगह 35 पुट किया अपन ने, तो 35 × 36 × 2 × 30 + 1 71 / 6, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया तो ये 12 हो गया। उसी तरीके से यहां पे हमने लिखा 35 × 36 / 4, तो ये 35 कहां से आया? ये सवाल है, ये 35 कहां से आया? हमें मीन निकालना था, यानी नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना है। तो ये वाली वैल्यू तो सिर्फ सम है, ये वाली वैल्यू तो सिर्फ सम है। दिस वैल्यू, एंटायर वैल्यू नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 35, वो यहां 35 आ गया। कैंसिल किया, 213 + 9 222 आंसर आ गया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मिटा दूं अब इसको, बिकॉज आई एम अनेबल टू कॉपी दिस कंटेंट एनीवेयर। ठीक है, so this is the first question that we have handled, right? Now we will look at the second question, this one. Now once again, this is a good quality question. I would say it is reaching to a difficulty level, matlab it is on higher side difficult. Of course it is not higher side, we have done this type of question in the class.
बट वी हैव ओनली डन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। जो हमने क्लास में कुछ क्वेश्चन किया था वो ऐसा किया था कि मान लो मेरे पास मैंने जो आपको करवाया था वो ये था कि भाई मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है ऐसा, ठीक है, इसमें से पानी अंदर आ रहा है, यहां से एक लीकेज है, 1/3 पे एक लीकेज है, 2/3 पे एक लीकेज है। अब बताओ ये टंकी कितनी देर में भरेगी? तो मैंने आपको कहा था इनिशियली ये और ये दोनों पाइप्स काम करेंगी, उसकी बाद जब ये पानी यहां तक आ जाएगा तो मान लेते हैं 1 पाइप है, ये 2 पाइप है, ये 3 पाइप है, 4 पाइप है, राइट। तो जब तक पानी नीचे भरेगा तब तक 1 और 2 काम करेंगी। जब पानी यहां से यहां तक भरेगा तब पाइप्स 1, 2 एंड 3 काम करेंगी। जब पानी यहां आ जाएगा और जब पूरी टंकी भरनी होगी तो पाइप 1, 2, 3 एंड 4 काम करेंगी। तो अपने को 3 बार में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये हमने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर केस में इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया है इन टर्म्स ऑफ हाइट, उसने हाइट देके। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन ही समझा देता हूं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि देयर इज अ लार्ज टैंक, एक बड़ा सा टंकी है, मान लेते हैं हम एक ऐसे टंकी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक बड़ी सी टंकी है, उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर, ध्यान रखना। इज फिटेड विद इनलेट पाइप विच कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट्स। तो मेरे पास यहां पे एक इनलेट पाइप है, ये इसको 60 मिनट्स में भरती है या 1 आवर में भरती है, मान लेते हैं ये, ठीक है। अ टैंक हैज 3 emptying outlet pipe fitted at the height of 5 meters, 8 meters and 9 meters respectively। कहां से है एक बार क्वेश्चन पढ़ना, फ्रॉम ऊपर या नीचे? एनीबॉडी हैविंग द शीट? रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बॉटम। 5 मीटर, इसका मतलब क्या है? 5 मीटर का मतलब है एग्जैक्टली टोटल 10 मीटर था ना मिडिल में, यहां पे एक आउटलेट पाइप है जो कि हाइट पे है 5 मीटर की। उसके बाद यहां पे एक आउटलेट पाइप है जिसकी हाइट है 8 मीटर, और उसके बाद यहां पे लगभग एक हाइट है जिसकी हाइट है 9 मीटर। इसका मतलब है कि एक बार पानी तो यहां तक भरेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो पहले पानी कहां तक भरेगा? यहां तक। जब यहां तक पानी भरेगा तो कौन सी टैप यूज हो रही होगी? सिर्फ इनलेट वाली, सिर्फ इनलेट वाली। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि यहां पे मेरे पास एक इनलेट पाइप है मान लेते हैं, ये आउटलेट पाइप है मान लेते हैं O1, ये आउटलेट पाइप 2 और ये आउटलेट पाइप 3। 3 आउटलेट पाइप हैं। आ रही बात समझ में? ये दिया हुआ है। एट द ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी सारी टैप अपन ने खोल दी। हाउ मच टाइम विल द इन मिनट्स 95% ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। हमें कितना टैंक भरना है? 95% टैंक भरना है। इफ द लोएस्ट आउटपुट अलोन कैन एम्प्टी, एक सेकेंड ये ना, हाँ, इफ द लोएस्ट पाइप अलोन कैन एम्प्टी हाफ द टैंक इन 1 आवर। अब यहाँ पे हिसाब बना लेते हैं। ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप 1 मान लेते हैं, ये आउटलेट पाइप 2 मान लेते हैं, ये आउटलेट पाइप 3 मान लेते हैं। तो ये तो इसको मान लेते हैं 60 मिनट्स में भरता है। आउटलेट पाइप कैन अलोन एम्प्टी हाफ द टैंक इन 1.5 आवर। तो ये हाफ आवर में आधी टंकी को खाली करता है। समझ में आ रही बात? फिर बोलता है द आउटलेट पाइप इन द मिडल कैन अलोन एम्प्टी 20% इन, यानी कि 1 आवर 12 मिनट्स में ये सिर्फ 20% यानी 1/5 टैंक को खाली करता है। एंड द आउटलेट कैन एम्प्टी 5% ऑफ द टैंक इन 18 मिनट्स, यानी कि 18 मिनट में ये कितना पड़ता है? 5%। 5% यानी 1/20 ऑफ टैंक हो गया है। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब एक बात सुनो, ये पूरी टंकी भरता है, यानी कि 60 मिनट में पूरी टंकी, यानी आवर में दे रखा है तो एक बार आवर में देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं इसको चेंज करता हूं। अब पूरी टंकी 1 घंटे में। अच्छा, अगर आधी टंकी 1.5 घंटे में खाली करता है तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा? आधी टंकी 1.5 घंटे में, तो पूरी टंकी
अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ टैंक भरने के लिए उसको 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो पूरी टंकी भरने में कितने, यूनिटरी मेथड लगेगा 1.5 into 1 डिवाइडेड बाय हाफ विच इज 3 आवर्स, है ना? ये समझ में आ रही बात? 3 आवर्स। अच्छा, 1/5 टैंक अगर 1 घंटा 12 मिनट में भरेगा तो पूरी टंकी कितनी देर में रहेगा? 1 सेकेंड 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आवर्स। 1/20th टैंक 18 मिनट में भर रहा है तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा? 20 into 18 मिनट, क्योंकि आवर में है तो बाई 60 कर देते हैं, 1/3, 6 घंटे में। यानी जो पहले इनलेट पाइप है वो पूरी टंकी को 1 घंटे में भरती है, आउटलेट पाइप जो नीचे वाली आउटलेट 1 है वो 3 घंटे में खाली करती है, सेकेंड वाली 6 घंटे में खाली करती है, तीसरी वाली भी 6 घंटे में खाली करती है। यहां तक बताओ, सवाल समझ में आता है सभी को? यस सर। ठीक है। अब चूंकि डेटा फ्रैक्शन में है और ये 60 मिनट दिया हुआ है और क्वेश्चन भी मिनट्स में पूछा हुआ है, तो मैं टंकी की कैपेसिटी 6 लीटर मान लूं 1 मिनट के लिए, ताकि मिनट्स में कंफर्म इजी हो जाएगा हमारे लिए काम। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? मान लो मैंने टंकी की कैपेसिटी 6 लीटर मान ली, चलेगा या 1 लेके करना है? चलो मैं 6 लीटर मान लेता हूं एक बार। कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर। तो 60 मिनट में 6 लीटर भरती है, मान लेते हैं। इनलेट पाइप की अगर हम बात करें, मैं इसको ग्रीन ले लेता हूं। 60 मिनट्स में 6 लीटर भरती है, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? 1 घंटे में 6 लीटर भरती है तो 1 घंटे में कितना पानी आ रहा होगा इसमें? 6 लीटर पानी आ रहा होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? 1 घंटे में 6 लीटर भरती है तो 1 घंटे में कितना पानी आ रहा होगा इसके अंदर? 6 लीटर। 3 घंटे में पूरी टंकी खाली, 6 लीटर खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर खाली करता होगा? 2 लीटर। और 6 घंटे में 6 लीटर खाली करता है तो 1 घंटे में कितनी, मतलब 1 घंटे में कितनी करेगा? 1 लीटर। और ये कितनी करेगा? 1 लीटर। ये समझ में आ रहा है 1 घंटे में क्या सिचुएशन होनी है? 1 आवर, वर्किंग इन 1 आवर। 1 घंटे में 6 लीटर पानी आ रहा है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी आ रहा है। 3 घंटे में 6 लीटर पानी खाली हो जाता है। 3 घंटे तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकलता होगा, और 6 घंटे में 6 लीटर पानी निकलता है इससे, तो 1 घंटे में 1 लीटर। और उसी तरीके से ये वाला भी 1 लीटर। ठीक, यहां तक बात प्रॉब्लम नहीं है। अब जब तक, अब ये पूछ रहा है कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, हमें कितना भरना है? 95% भरना है, यानी कि पूरी टंकी का कितना भरना है? 100% कितना हमने माना? 6 लीटर। तो 95% कितना हो जाएगा ये निकालना है, तो 95 इंटू 6, तो 5 6 30, 3 आ जाएगा, 6 9 54 प्लस 3 57। तो बेसिकली मुझे 5.7 लीटर कितनी टंकी भरनी है? 5.7 लीटर की टंकी भरनी है। क्लियर है यहां तक बात? अब आधी टंकी तक तो सिर्फ इनलेट पाइप आएगी, समझ में आ रहा है? तो 3 लीटर पानी, जो 3 लीटर का पानी है वो कितनी देर में भरेगा बताओ? हमें टंकी यहां तक भरनी है 5.7 भरनी है। 3 लीटर तक का पानी कितनी देर में भरेगा? 30 मिनट्स। यस सर। लॉजिक क्लियर है? 3 लीटर, हमें 3 लीटर भरना है इसको। यहां तक सिर्फ ये 1 ऑपरेट करेगी, तो 30 मिनट्स लग जाएंगे मेरे। कितने लीटर पानी में? 3 लीटर पानी आ गया। ठीक है, 30 मिनट्स। कौन सी पाइप ऑपरेट कर रही है? ओनली I1। उसके बाद जब ये पानी, मान लेते हैं जब ये पानी यहां से यहां तक आएगा, तो कौन कौन सा ऑपरेट करेगा? I1 एंड O1। समझ में आ रहा है कौन कौन सा ऑपरेट करेगा? I1 एंड I यानी पानी अंदर आना है, और O1 पानी निकलेगा। ठीक है, अब 1 घंटे में टेक्निकली स्पीकिंग, अभी हमने किया है, कौन सा था ये कलर? 1 घंटे में 6 लीटर पानी अंदर आ रहा है, 2 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, तो इफेक्टिवली कितना भर रहा है 1 घंटे में? अगर ये दोनों हम, ये 4 भी लीटर। 4 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 4 लीटर।
ठीक है, 1 घंटे में भर रहा है 4 लीटर, लेकिन हमें भरना कहां तक है, सिर्फ इतना। और ये कितना लीटर है बताओ, ये हाइट कितनी है 8, समझ में आ रहा है। जब 10 हाइट थी तो इसमें 6 लीटर पानी है, तो जब 8 हाइट होगा तो कितने लीटर पानी होना चाहिए, 6 8 जा 54 बाई 10 यानी 5.4, यानी हाइट कितनी है, यहाँ पे कितना पानी आएगा 48 होगा मतलब है, 4.8। हाँ 48 हो रहे, हम्म 4.8। इसका मतलब ये जो गैप में कितना लीटर पानी आना है, यहां नीचे से यहां तक 4.8 है, 3 लीटर भर चुके हैं, तो ये 1.8 लीटर भरना है अपने को। तो 1 घंटे में 4 लीटर, तो 1.8 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा, यही बताना है। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 4 यही बनेगा, ठीक है। और चूंकि हमें मिनट्स में चाहिए तो 1.8 इंटू 60 कर देते हैं, मान लेते हैं। तो 2 में चला जाएगा, 30 में चला जाएगा, 2.9, यानी कि 27 मिनट और लगेंगे अपने को, 27 मिनट लगेंगे। इसमें आई चलेगा और ओवन चलेगा, और हमारे पास कितना लीटर पानी आ जाएगा, 1.8 लीटर पानी आ जाएगा, यानी हम यहां तक पहुंच गए। हाँ बोलो, कहां से हैं, शाम को बोलो, मैं अभी आता हूँ आधे घंटे में। हाँ डिटेल ले लो, बोलो मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, बोलो क्लास चल रही है सर की, एक बार डिटेल ले लो, बोलते बस आ रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमें पानी कहां तक भरना है, अब हमें पानी, अब यहां तक तो 9 तक तीनों टैप चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो 10, अगर 10 मेरा है 6 लीटर, तो 9.5 था, सॉरी ध्यान रखना मैंने गलती कर दी, 9.5 है। तो 9.5 में कितना बन जाएगा, यही बन जाएगा। सो दिस इज 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, यानी 5.7। यहां तक कितना बन जाएगा 5.7, ऑलरेडी हम कितना भर चुके थे 4.8, तो इफेक्टिवली गैप कितना है 4.8, तो ये बन जाएगा 0.9, यानी ये पानी कितना है 0.9 लीटर्स। अब ये ध्यान रखना, हमें भरना कितना था, लकीली 5.7, यानी तीसरा वाला कभी भी ऑपरेशनल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही पानी यहां पे आया हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो थर्ड ऑपरेट करेगा वो I1 प्लस O1 प्लस O2 ऑपरेट करेगा, और कितने लीटर भरना है 0.9। अब ध्यान से देखो, 1 घंटे में 6 लीटर पानी अंदर आ रहा है, 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है और 1 लीटर पानी जा रहा है, इफेक्टिवली फिलिंग कितनी हो रही है 3 लीटर्स, इफेक्टिवली फिलिंग कितनी हो रही है 3 लीटर्स, कितने घंटे में, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, और हमें कितने लीटर पानी भरना है 0.9, टाइम कितना लगे, यही बनेगा 0.9 डिवाइडेड बाय 3, चूंकि मिनट चाहिए तो इंटू 60 कर देते हैं, तो 320 में चला जाएगा, तो कितना मिनट आ जाएगा 18 मिनट। इसका मतलब यह है कि 0.9 लीटर्स पानी भरने के लिए मुझे 18 मिनट की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अगर मैं टोटल काम देखो, समझ में आ रहा है, 3 लीटर तक सिर्फ एक पाइप चली, अगले 1.8 लीटर तक ये दोनों पाइप चली, अगले 0.9 लीटर तक तीनों पाइप चली, ये तीनों मिला के मेरे पास कितना बन गया 5.7 लीटर बन गया, और टोटल टाइम कितना आ गया 30 प्लस 27 प्लस 18 कितना होता है, ये बन जाएगा 7 दूनी 14 1 15 कैरी 1 3 3 6 और 1 7, यानी 75 मिनट्स में मेरा 5.7 लीटर पानी भरेगा। अब इतना सारा समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बट फंडामेंटली ये क्वेश्चन वही है जो हमने क्लास में किया हुआ है, बस इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाल दी, सो इट वुड बी, इस टेस्ट के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन माना जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? यस सर।
ठीक है, अब आप इसको अपने अपने हिसाब से भी कुछ लोग कर सकते हैं कि भाई डेटा को एक एक मान लो या कुछ और डेटा मान लो, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट ठीक है, आई ट्राई टू टेक माय ओन वन। बट आइडिया ये है कि कुछ लेवल तक एक ही पाइप चलेगी, उसके अगले लेवल तक 2 पाइप, उसके अगले लेवल तक 3 पाइप। अगर मान लेते हैं मुझे एक और 5.7 की जगह 6 होता, तो फिर मुझे थर्ड पाइप भी आउटलेट निकालना पड़ता और फिर एक स्टेप और बन जाता इस क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाती, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से हैंडल हो जाता। तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से मैं कहूंगा मुश्किल थे। इसके बाद लेट अस सी क्या आता है। तो दीज 2 क्वेश्चंस वर, पहला वाला भी वंस अगेन अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है, बहुत मुश्किल नहीं था, मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं इसको भी हम, मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं। इजी तो सर्टेनली नहीं था, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्टेनली नहीं था, यस डुएबल था, 1 मिनट में फिर भी नहीं होता, 2 से 3 मिनट आराम से इसको लगते करने के लिए कम से कम। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलो ठीक है, सो लेट मी, so let's move to the next question. Yes. Okay, now this is a pretty much a doable question. 390 में से 4 point, ठीक है। Now let's say it's asking us to tell me, जब भी मैंने कहा था समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग हो, तो कोशिश क्या करनी चाहिए, इक्वल टू के मान लो, वो सबसे आसान होता है। मान लो x की पावर 15 इज इक्वल टू y की पावर 25 है, इज इक्वल टू z की पावर n है। जब भी इज इक्वल टू के मान लो, मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था, जब भी समथिंग इक्वल टू समथिंग हो तो हमेशा एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लो और सारे टर्म्स को उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे x y z आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन ज्योमेट्रिक, एक्स वाई जेड जीपी में है, जीपी का मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये समझ में आता है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो सब्सिक्वेंट टर्म्स का जो रेशियो है, यानी कि मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब है जेड अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ये तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आपको पता ही होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो अपन x को लिख सकते हैं k की पावर 1/15, ये इसके बराबर है। y को अपन लिख सकते हैं k की पावर 1/25 और z को लिख सकते हैं अपन k की पावर 1/n। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, y स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि k की पावर 2/25 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/15 इनटू y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/25। Now, if you see, this can be written as k की power 2/25 is equal to k की power, when the bases are equal, powers can be added, ये हमें पता है, सर्ड्स का रूल है। ऑफ कोर्स कुछ बच्चे कहते हैं नहीं किया हुआ, बट मैं बता दूंगा, एनीथिंग a की पावर m into a की पावर n can be taken as a की पावर m plus n. So I can take this 1/15 plus 1/25. Now, when the bases are equal, powers can be equated. ठीक है, चूंकि दोनों का बेस सेम है, पावर इक्वेट की जा सकती है, यानी 2/25 की जो वैल्यू है, के कहाँ गया भाई इसमें, सर n होना था 1/2। एन, हाँ एन कहाँ गया, एक सेकेंड, जेड, ये एन है ना, Yes, sir. 25 लिख दिया मैंने, रुको। ठीक है, तो 1/15 1/n। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज 1/15 प्लस 1/n। ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर यू कैन से 1/n इज इक्वल टू 2/25 माइनस 1/15। तो अपन 1/5 कॉमन निकाल सकते हैं, 2/5 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा 1/5, 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 1/15 इज इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू
15 4 जा 15 5 जा 75। यही आंसर है इसका या कुछ और है? एक मिनट, कहाँ गया? यही है सर आंसर। यही है ना? 15 5 जा 75। ठीक है, तो इसका ही आंसर। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। चैट सर z की वैल्यू आएगी, हाँ ठीक है राहुल, ओके 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 ओके, शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिटा दूं इसको अब, थर्ड क्वेश्चन को। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब अपना आता है फोर्थ क्वेश्चन। ये तो लड्डू सवाल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। अभी अभी मैंने रिसेंटली आपको ज्योमेट्री पढ़ाई है, ये मान लेते हैं ऐसा अपना क्यूबॉइड है, मैं बस सिर्फ समझा रहा हूँ, उसमें कोई खास बात नहीं है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। आपको पता है ये वाला एरिया और पीछे वाला एरिया सेम होगा, लेकिन इसने क्या बोला है, 6 इफ 6 एरियाज ऑफ 6 स्पेसेस आर 1 to A3। तो अगर मैं A1 की वैल्यू की बात करूं तो ये L इंटू एच बनेगा, A1 मान लेते हैं LH बनेगा। A2 की वैल्यू क्या बन सकती है, मान लेते हैं फर्स्ट फेज है, ये A1 है मान लेते हैं, तो ये A2 बन सकता है। A2 क्या बनेगा, B इंटू एच। और A3 क्या बनेगा, मान लेते हैं A3 है, तो A3 क्या बनेगा, L इंटू बी। जिस लॉजिक से A1 है तो इसके जो पीछे वाला है वो A4 बनेगा, यानी A4 की वैल्यू भी अपन यही मान सकते हैं। A5 की वैल्यू जो यहां पे आएगी, समझ में आ रहा है, ये पीछे वाली वैल्यू हमने A4 मान ली है, तो इसके वाली वैल्यू अपन यहां वाली वैल्यू A5 मान लेते हैं, तो ये भी यही आएगी BH। और उसके बाद हमारे पास कौन सी बच गई, A6 की वैल्यू ये मान लेते हैं, A6 ये नीचे वाली, ये वाली वैल्यू A6। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। हमें पता है वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। लेकिन वो पूछ किस टर्म्स में रहा है, A1 A2 A3 की टर्म्स में पूछ रहा है। अब अगर अपन A1 A2 A3 को मल्टीप्लाई करें, मतलब यहां पे सिर्फ मान लो ये सिर्फ ये वाला देख रहे हैं, तो A1 इंटू A2 इंटू A3 की वैल्यू क्या बनेगी, LH इंटू BH इंटू LB, विच इज LBH का होल स्क्वायर। L 2 बार आ गया, ठीक है, ये मेरा है A1 इंटू A2 इंटू A3। लेकिन A4 A5 A6 अगर मैं A4 इंटू A5 इंटू A6 भी करूंगा तो भी ये LBH का होल स्क्वायर बनेगा। अब मान लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहां पे बनेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू LBH की पावर 4। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो हमें निकालना है LBH, तो ये बन जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 की पावर 1/4। which is nothing but 4th root of A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये मेरे पास, तो इसमें आंसर बन जाएगा C। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? हाँ जी, अंकिता, अरविंदा, चेतना, केशव, मानव, No, sir. मनिका, पारस, रितेश, सुमित। नो सर। नो No, सर। sir. चलो वेरी गुड। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर क्लियर करता हूं यहाँ पे। और अरे मेरी सारी मेहनत जा रही है इसके अंदर बर्बाद, रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है, बट एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। ये अगर आपको ध्यान हो तो हमने किया था, याद है, मान लेते हैं मैंने कहा, मान लेते हैं ये मैं सिर्फ बैकग्राउंड थ्योरी बता रहा हूं, ये तो 3rd डिग्री इक्वेशन है, मान लेते हैं 4th डिग्री होता है, ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर
dx प्लस ई इज इक्वल टू 0 होता मान लेते हैं। इसके कितने रूट बनेंगे? 4 रूट बनेंगे। तो 4 रूट कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मैंने कहा था माइनस बी बाई ए बनेगा, यानी दिस कोफिशिएंट बाय दिस कोफिशिएंट। ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलेगा, और मैंने ये भी बताया था टेक्निकली मोर स्पेसिफिकली दिस इज ऑलवेज 1 माइनस 1 की पावर n b by a. n represents how many roots you are taking at a time. So if you are taking one root at a time, then this becomes b by a. If you are taking 2 roots at a time, that means alpha beta, alpha gamma, alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta. Taking 2 roots at a time, it will become plus c by a. फिर if you take 3 roots at a time, alpha beta gamma plus alpha beta delta plus अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, वेट कर रहे हैं क्या बच्चे? ठीक, माइनस डी बाई गए हैं? हाँ हाँ हाँ, कहाँ के थे? यहाँ पे कहीं रह रहे हैं क्या? स्पेशल आए थे? ठीक, अच्छा ये वाली थ्योरी है, याद है सब सारी थ्योरी? यस सर। क्लास में ले रहा था एक बार, देखता हूँ क्लास है वैसे, मैं देख लेता हूँ अभी, मुझे क्लास होती है। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए थ्योरी समझाई है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्लियर कर देता हूं मैं, याद ध्यान आ रहा है सभी को? ये मैंने, ये 4th है, ऐसे 5th डिग्री भी हो सकता है, 6th डिग्री भी हो। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय, बेसिकली हमें ये निकालना है व्हाट आर अल्फा बीटा गामा, दे आर रूट्स। तो बेसिकली हमें सॉल्व करना है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो अल्फा बीटा गामा, ऊपर क्या बचेगा? बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा, यही बनेगा। इसका मतलब है दिस इज 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम, दिस इज 3 रूट्स टेकन एट ए टाइम। नाउ 2 रूट्स टेकन, 1 रूट टेकन एट ए टाइम माइनस, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करता तो आंसर बनता माइनस 20 बाय 1। अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा क्या बनेगा? पहला सेकंड प्लस 10 बाय 1, और अल्फा बीटा गामा क्या बनेगा? माइनस 5 बाय 1। अपने को ये चाहिए, ये सम बनेगा प्लस 10 और अल्फा बीटा गामा मैंने माइनस 5, ये बन जाएगा आंसर -2। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन अगर हमें पीछे वाला रिजल्ट नहीं पता है तो हम इसको मुश्किल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट अगर पता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी डूएबल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर करूं इसको? Yes, sir. ओके, यस सर। so let's take this next question. We are question number 5. Now I'm coming to question number 6. Okay, this is a pretty easy question. आपसे क्या बोल रहा है? How many zeros are there in? बेसिकली हमसे पूछ रहा है 1050 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं। तो मैंने आपको समझाया था, मान लो 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 इंटू, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जीरो कहाँ से बनेगा? जीरो बनेगा 5 इंटू 2, परफेक्ट नंबर बनेगा। 3 इंटू 3 करेंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, ये 7 का 7 रहेगा। ठीक है, 2 इंटू 3 बनेगा, 2 इंटू 2 बनेगा, और ये 3। यानी बेसिकली अपन इसको क्या करते हैं? प्राइम नंबर्स की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? तो बेसिकली 5 की पावर कितना आ रहा है? 2। 5 और 2 की पावर कितना आ रहा है? 1 2 यहां मिलेगा, 3 2 यहां मिलेंगे, 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की पावर 8 इंटू 3, 3 कितना मिलेगा? 2 यहां मिलेगा, 1 यहां, 3 यहां मिलेगा, 4। So basically we can always write any number in the powers of their basic primes. ये मैंने आपको बताया था। अब 10 बनाने के लिए एक पंजी और एक दुक्की की जरूरत है,
आप हमेशा देखिए जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ता जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, यानी कि जितने पंजियां हैं उतनी ही दसियां बनेंगी, क्योंकि 2 की तो कोई कमी नहीं है। तो हमें ये निकालना है कितनी पंजियां हैं, वो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से निकालते थे, अगर आपको ध्यान हो 10 की पावर 5 ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर 10/5 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 10/5 का क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मैंने शॉर्टकट बताया था कि भाई 10 को 5 से डिवाइड कर दो 2, 2 को 5 से डिवाइड कर दो 0, यानी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है। तो जो भी हमें पावर चाहिए तो हम उसको शॉर्टकट में डिवाइड करते हुए चलते थे। तो यहाँ पे हमारे पास 1050 है, यानी बेसिकली इट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 व्हिच इज अवेलेबल इन दिस। तो शॉर्टकट में क्या करेंगे, 1050 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 210। ठीक है, 5 2 10। उसके बाद हम 210 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 4 20, 42। 42 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब इंटीग्रल वैल्यू पकड़ रहे हैं, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 0। यानी बेसिकली इतनी ही 5 अवेलेबल है मेरे पास। तो ये कितना बन जाएगा, इन दोनों का सम 50 और एक 51 और 210, सो 210 और 51 261। तो मेरा आंसर होना चाहिए 261। यही आंसर है इसका क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर यानी कि 5, जो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 है उतने ही जीरोस बनेंगे, तो 261 मेरा आंसर होना चाहिए। इसका जो भी ऑप्शन है वो डाल देना, बात बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो इसको मिटा दूं मैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं है, कम टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा समझाने में आपको मतलब बेसिक्स अगर बताने पड़ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये एलॉयस का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है एग्जांपल्स के अंदर भी। तो हमको बोलता है एक एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन। मान लेते हैं ये कॉपर है और ये टिन है। फर्स्ट एलॉय है, किस रेशियो में है, 2:3 में है। ठीक है, वेयर एज बी कंटेन्स, यहाँ पे मेरे पास बी है, सेम इन द रेशियो ऑफ 3:4। इफ 20 kg ऑफ फर्स्ट एलॉय, 20 kg ये ले लिया, इज मिक्सड विद 28 kg of second alloy and some pure copper to form third alloy C। इसके अंदर हमने कुछ कॉपर मिला दिया, हमें पता नहीं, मान लो x kg कॉपर मिलाया, इसमें टिन बिल्कुल नहीं था, तो टोटल मिला के x kg मिला दिया और C बनाया। इस C के अंदर जो कॉपर और जिंक का रेशियो है 6:7 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैंने कहा था कि ये कॉपर, कुछ कॉपर यहां से आएगा, कुछ कॉपर यहां से आएगा और कुछ कॉपर यहां से आएगा, टोटल कॉपर यहां से बनेगा। कुछ टिन यहां से आएगा, कुछ टिन यहां से आएगा, यहां से कोई टिन नहीं आएगा और ये बनेगा 7, और उसकी रेशियो 6:7 है। तो मान लेते हैं मैंने 20 किलो ये ले लिया, तो कॉपर कितना हो जाएगा इसमें, 2/5 × 20। A1 से कॉपर आया, A से कॉपर आया इतना, B से कितना कॉपर आएगा, 3/7 × 28। तो यहाँ पे कॉपर बना 5 4 20, 8 kg यहां से आया, 7 4 28, 3 4 12 यहां से आए, यानी ए और बी से मिला के मेरे पास 20 kg कॉपर आ गया। कहना इसे बचा हुआ 28 kg जिंक ही होना चाहिए, मतलब जिंक में डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं 28 kg, क्योंकि 20 kg टोटल 48 किलो था ना, तो 20 kg कॉपर है तो 28 जिंक ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर समझाना है तो यहां समझा देता हूं, मान लो कि जिंक निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए से कितना जिंक आएगा, 3/5 × 20, 12, और बी से कितना जिंक आएगा, 4/7 × 28, 16, 28 आ गया। ऑफ कोर्स करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस समझाने के लिए कर लिया हूं। कॉपर मेरे पास 20 kg, जिंक मेरे पास 28 kg। अब इसमें कुछ और कॉपर मिला दिया, मान लो मैंने कितना मिला दिया, x kg कॉपर मिला दिया, तो टोटल कॉपर ये हो गया। जिंक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा नया कॉपर और जिंक का रेशियो है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस रेशियो हैज टू बी 6/7, दैट्स ऑल। इसमें x मिला दिया तो नया कॉपर हो गया और ये टोटल जिंक हो गया, तो कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है, तो 7 4 28, 6 4 24 इज इक्वल टू x + 20। तो x की वैल्यू आनी चाहिए 4। इसका मतलब हमने 4 kg कॉपर मिलाया होगा इसके अंदर, तब ये रेशियो बनी होगी। मेकिंग सेंस? इजी क्वेश्चन था ये, तो मतलब मुश्किल नहीं था। पहले दोनों हाँ मैं समझ सकता हूँ, टाइम लगा है, बट डुएबल है। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम्स एनीबॉडी इन दिस? No, sir. No, okay, so we clear this and we move to next question, that is question number 8.
ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है नीना परचेज, ये अच्छा 2 डेयरी मिल्क, 2 डेयरी मिल्क खरीदी, 3 पर्क खरीदी और 5 एक्लेयर्स खरीदी और 40 रुपए दिए। और नीना ने 3 डेयरी मिल्क खरीदी, 5 पर्क खरीदी और 9 एक्लेयर्स खरीदी और उसने पैसे दिए 64। गुगली डिमांडेड 1, गुगली ने 1 डेयरी मिल्क डिमांड करी, 1 पर्क डिमांड करी और 1 एक्लेयर्स डिमांड करी। तो पूछ रहा है इफ नीना परचेज व्हाट वाज डिमांडेड बाय गुगली, तो उसने कितने पैसे दे पे किए। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था एग्जांपल्स वाला, आपको याद है वो बुक थी जो अपनी सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में सेकंड थर्ड एग्जांपल है, वो यही तो क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, बट क्योंकि सिंगल, हमसे ये थोड़ी ना पूछा एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट बताओ, एक पर्क का, एक एक्लेयर्स का, अलग तीनों का 1 1 1 पूछा है, तो कुछ जुगाड़ करके अपन 1 1 1 निकाल सकते हैं। अब देखो 2 और 3 में क्या रिलेशन है, मान लो मैंने माइनस कर दिया, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं सकता। कुछ और कर सकते हैं, इसको डबल करके मान लो माइनस करें तो काम चल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड राहुल। इसको मान लेते हैं अपन ने डबल कर दिया, तो आप देखिए लकीली क्या हो रहा है, ये बनेगा, अगर हम इसको देखें तो ये मेरे पास बनेगा 4D, ये बनेगा 6P और ये बनेगा 10E और ये बनेगा 8E। अब अगर मैं इनमें से माइनस कर दूं दोनों को, 4D माइनस 3D D बनेगा, 6P माइनस P P बनेगा, 10E माइनस E E बनेगा, तो ये 1D 1P 1E बनेगा। इसकी वैल्यू बनेगी 80 माइनस 64, कितना बन रहा है 16। ये आंसर है मेरा। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये क्लियर ड्राइंग हो गया, हमने इसको ऐसे कर दिया। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 3 एथलीट्स हैं हमारे पास, तो रेस लगा रहे होंगे, तो मैंने 3 एथलीट्स हैं, सम्राट, शरत और श्रीधर। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसको टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं लिखने में, इसलिए क्योंकि शरत फिनिश 24 मीटर्स अहेड ऑफ श्रीधर। अब ये शरत श्रीधर इन सब में ना कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, तो मैं सम्राट को A मान लेता हूं, शरत को B मान लेता हूं और श्रीधर को C मान लेता हूं। तो 3 एथलीट्स, नाउ शरत फिनिश 24 मीटर्स अहेड ऑफ सम्राट, यानी कि शरत जो है वो B है, वो 24 मीटर शुरू अहेड हुआ C से और 36 मीटर्स अहेड हुआ A से। कौन? B। B ने C को भी हराया है 24 मीटर से और A को हराया है 36 मीटर से। नाउ श्रीधर यानी C finishes 16 meters ahead of सम्राट यानी A. If each athlete run the entire distance at their respective constant speed, what is the length of the race? हमें ये ट्रैक निकालना है, ये ट्रैक की लेंथ निकालनी है। अब बोलता है कि जो शरत है वो 24 मीटर अहेड ऑफ श्रीधर और 36 मीटर अहेड ऑफ सम्राट, यानी B मान लेते हैं, B यहां पहुंच गया, तो 24 मीटर पीछे कौन है? C, यानी C यहां पे कितने मीटर पीछे है? 24 मीटर पीछे है। और 36 मीटर पीछे कौन है? A कहां? इससे 36 मीटर पीछे है, यानी कि ये अगर 24 है तो ये 12 मीटर होगा इन दोनों के बीच में, तभी तो ये 36 मीटर होगा। यानी जब B ने रेस खत्म कर ली तो C जो है वो 24 मीटर पीछे था और A जो है वो B से 36 मीटर पीछे था। समझ में आ रहा है? अब ये सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान लेते हैं मेरी रेस है, while श्रीधर फिनिश 16 मीटर्स अहेड ऑफ शरत, यानी जब C यहां पहुंच गया तो जो A था वो 16 मीटर पीछे था। इसका मतलब है जब C ने 24 मीटर कवर किया होगा, यानी C यहां पहुंचा होगा, तो
ए ने कितना कवर किया होगा? जब सी ने, ध्यान से देखो, जब सी यहां पहुंचा होगा 24 मीटर चला होगा, तो ए जो है वो कितना चला होगा? क्योंकि 36 मीटर पीछे और अब 16 मीटर पीछे है, तो चला कितना चला होगा? 20 मीटर। 20. ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये यहां से यहां पहुंचा और जब ए जब ये पहुंच चुका था तो ये 16 मीटर पीछे है, जबकि इनिशियली 36 मीटर, यानी कि जब सी 24 चलता है तो ए 20 चलता है। ये हमें गिवन है सेम टाइम में। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, x + 36 निकालना है, सॉल्व करना है। मान लेते हैं ये x है तो ये 12 है, तो ये ठीक है। अब जितने टाइम में c कितना डिस्टेंस चलता है? x + 12, उतने टाइम में a कितना चलता है? x। समझ में आ रहा है? तो जितने टाइम में दिस, यानी अगर मैं c का डिस्टेंस का रेशियो और a का डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो ये बनेगा। उसी तरीके से अगर इनका डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो ये बनेगा। ये रेशियो सेम होना चाहिए बेसिकली। जब ये 24 चलता है तो 20 चलता है, और जब ये x + 12 चलता है तो x चलता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस। कितने में जाएगा? 4 6 जा 4 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x = 5x + 12 5 जा 60, x = 60, तो x की वैल्यू आ गई 60। हमें रेस ट्रैक निकालना है, तो यहां से यहां तक का 60, ये 12, ये 24, कितना हो गया? 60 + 36, आंसर हो गया 96। ये आंसर है मेरा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो क्लियर करता हूं इसको मैं। 9th क्वेश्चन, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो उसको ऐसे देखते हैं। अगर आप पैटर्न देखो, 1 + 2 होल डिवाइड बाय 3 + 4 फिर डिवाइडेड बाय 2, जो डिजाइन ये नजर आ रहा है, कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का। वही डिजाइन नीचे भी नजर आ रहा है। जो रेड में है वही डिजाइन ये ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वैसे ही इसके नीचे फिर अगला सेम डिजाइन हो जाएगा ऐसे, फिर उसके नीचे सेम ऐसा डिजाइन हो जाएगा ऐसे, ऐसे चलता जा रहा है। अब चूंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर इनफाइनाइट में से मैं एक टुकड़ा बाहर निकाल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस पूरे वैल्यू को मैंने y मान लिया, पूरे इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट ऐसे खूब सारे इंफिनिटी चल रहे हैं, उसमें से ऊपर वाला सिर्फ ये वाला पोर्शन मान लो मैंने कहा मैं डिलीट कर देता हूं, ये वाला पोर्शन 4 तक, तो ये बचा हुआ भी तो y मानना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में से कुछ निकालोगे तो भी तो इंफिनिटी बचता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, मान लो मैंने पूरी वैल्यू को y मान लिया, अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, ना दिखाऊं, तो ये बचा हुआ भी तो y होगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाले पोर्शन को, ये जो ओवरऑल y है, मैं लिखता हूं 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 डिवाइडेड बाय, ये सारा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम नीचे वाला है, तो मैं इसको y मान लूं, दिस = y। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ऊपर वाले जो डिजाइन है यहां तक 4 तक, और उसके बाद नीचे 1 + 2 3 + 4, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। मैंने इसको ओवरऑल वैल्यू को y माना, तो जो नीचे वाली वैल्यू है अगर मैं ऊपर वाली छुपा दूं तो ये भी y बनेगी। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज सॉल्व दिस। 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3/y है, मतलब 3 + 4/y है, तो 3y + 4 डिवाइडेड बाय y ऊपर आ जाएगा, दिस = y। तो all I can do is 2y divided by 3y + 4 is equal to y - 1. Now if I try to solve this, this will technically become a quadratic equation, y - 1 into 3y + 4. So it becomes a quadratic equation and I have to solve it. अब एक बात सोचो, दिमाग लगाओ यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करेंगे
और आंसर मेरा सारा फ्रैक्शन में है। तो अगर मेरा आंसर फ्रैक्शन में है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो होगा नहीं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना पंगा लेने से अच्छा है ऑप्शन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो और ऑप्शन में भी क्या पुट करूं, मैं तो 4 वाला पुट करना चाहूंगा ताकि कुछ कैंसिल पेंसिल हो जाए बस। देखिए यहाँ पे मुझे पुट करना है, ऑलरेडी 4 डिवाइडेड बाय y है ना, तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू लूंगा जिसमें न्यूमरेटर में 4 आ जाए ताकि कट जाए यहां तक भी, तो न्यूमरेटर में 4 आ जाए। मुझे तो यह फीलिंग है कि ये आंसर है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऐसे करूंगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 बाय y को मान लो मैंने 4/3 लिखा, तो ये 4/3 यानी 3 ऊपर आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा मेरा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन जाएगा 1/3। तो 1 + 1/3 कितना बन जाएगा? 4/3। यही तो वाइथ माना था मैं, इसका मतलब आंसर यही है। यही तुक्का मारने का तरीका भी है, यही है। सर अगर ये रिपीट नहीं हुआ होता तो कैसे सॉल्व, फिर सॉल्व नहीं कर पाते आप इसको। तो अगर 3 या 4 या 5 वैल्यूज होती तो फिजिकली प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता, नीचे से शुरू करते इसको सॉल्व करते करते ऊपर तक चलते। अगर इनफाइनाइट नहीं होता तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर 15-20 होता तो अप्रोक्सीमेशन आता, 3-4 वैल्यू होती, मान लो ऐसे 3 सेट होते तो पहले ये सॉल्व करते, फिर इसको रिजल्ट निकालते, फिर इसका रिजल्ट निकालते, फिर इसका रिजल्ट निकालते, सॉल्व करते चलना पड़ता, और कोई तरीका नहीं था इसका। ठीक है, तो अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ओके, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं। आपको पता है कि x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y इंटू x माइनस y, कब? व्हेन n इज इवन। तो यहाँ पे 8 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि 1565 की पावर 8 माइनस 155 की पावर 8 इज डिविजिबल बाय 1565 प्लस 1551, इससे भी डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा? 1565 माइनस 1551, इससे डिवाइड होगा। इंसिडेंटली इसमें से एक वैल्यू जो भी आ रही है, दूसरी वैल्यू 14 आ रही है। इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है 1565 की पावर 8 माइनस 155 की पावर 1 डिवाइड बाई 8, 14 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। इसमें तो सॉल्व ही करने को कुछ नहीं था। अगर ये ऑड होता तो क्या होता? x की पावर n माइनस y की पावर 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस y इफ n इज ऑड। अगर इवन है तो x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा, x माइनस वाई से भी डिवाइड होगा, और इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ये आपकी किताब के अंदर पीछे जो चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर ऐसे रूल्स दिए हुए हैं, वहां पे ये दे रखा है बुक के अंदर ही। सर इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं? हाँ आ सकते हैं। इसमें नॉर्मली ये 2 है ना, ये 3 और 4 हो सकता था, और भी बड़ा हो सकता था, मतलब 3 टर्म्स भी हो सकती थी इसमें। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने 12वां क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस ये बोल रहा है कि देखो P, Q, R, S are 4 integers. The sum is 40 plus 1 where T is a natural number. Natural number समझते हो? Natural number होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। अब इसमें क्या है कि ऑब्वियसली इसको सबसे अच्छा तरीका होता है हम वैल्यूज पुट करके देखें। हमें 4 इंटीजर का सम 4n + 1 चाहिए, 40 + 1 चाहिए। तो अगर 40 + 1 कर रहे हैं, मान लो मैंने t को 1 बोल दिया, तो भी कुछ ना कुछ तो सेटिंग बैठनी चाहिए, यानी मेरा सम आना चाहिए 5। किसको जोड़ के आना चाहिए? 4 इंटीजर्स को जोड़ के 5 आना चाहिए। ठीक है, अब 5 कैसे कैसे आ सकता है? मतलब इनके 5 हम कुछ भी कर सकते हैं, मान लो 1 1 1 मान लेते हैं, 3 ये भी हो सकता था। ठीक है, आप 1 1 सॉरी क्या हो गया, 2 होगा, सॉरी हाँ 1 1 2 होगा। ठीक है, 1 1 मतलब इस तरीके से हम बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते थे, इसमें कर सकते थे, लेकिन हमें उसका स्क्वायर निकालना है। 5 बनाने के लिए हम ये भी तो कर सकते थे, मान लो मैंने -50 कर दिया, +50 कर दिया,
+2 कर दिया, +3 कर दिया, तो भी तो 5 ही बनेगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ध्यान रखना, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो -50 का स्क्वायर +50 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। ठीक, मेरे को कह रहा है इनमें से क्या बनेगा। अब कह रहे हैं क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, टेक्निकली अगर t को 1 माना तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए 4 × 1 + 2 + 1 दैट इज 7, मैक्सिमम वैल्यू 7। लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि माइनस प्लस करके अपन सम को तो फिक्स कर सकते हैं, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पॉसिबल है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। कुछ पल्ले पड़ रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, इसलिए हम इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू अगर हम जुगाड़ने की कोशिश करें, मान लेते हैं मैंने ये बनाया, अगर मैं इसकी मिनिमम देखूं 1² + 1² + 1² क्या बनेगा 3, प्लस ये कितना बन जाएगा 4, तो बन जाएगा 7। 7 किस में बन रहा है? क्या इसमें बन रहा है 7? इसमें बन रहा है 7। उसी लॉजिक से इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? यहां तो 7 बना, इसकी वैल्यू बन रही है 4 में से 2 गया, यहां 3। लेकिन क्या हम स्क्वायर करके 3 बना सकते हैं? मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा इंटीजर है। अगर उसका सम 5 है तो जब स्क्वायर करेंगे तो उसके सम से तो ज्यादा ही बनेगा। इसका मतलब ये तो पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यही पॉसिबल आंसर है इसका। ऑफ कोर्स इसको शायद आपको सॉल्यूशंस के अंदर और डिटेल में समझाया गया होगा अलग तरीके से एग्जांपल्स लेके, बट मेरे ख्याल से वैल्यूज पुट करेंगे तो हम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज 12th क्वेश्चन, देन वी मूव डाउन टू 13th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए हमारे पास एक लाइन इक्वेशन ये दे रखी है, बट इसमें कांस्टेंट नहीं दे रखा, और दूसरी लाइन इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, और फिर बोलता है कि P इज अ पॉइंट रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P on L1 is P1, रिफ्लेक्शन ऑफ P1 is L2, रिफ्लेक्शन ऑफ P2 is L1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर बोलता है जो फिगर बनेगी उसका एरिया बताओ। अब इस क्वेश्चन को पकड़े कहां से, स्टार्ट कहां से करें? पहली बात तो आप इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे 3x + 4y + k समथिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 3y + L = 0, ये सेकेंड इक्वेशन है मान लेते हैं, ये सॉरी ये भी 0 है, ये मान लो L1 है, ये मान लो L2। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए ये कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है और बीच में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है इसका स्लोप और इसका स्लोप -1 है। y = mx + c मैंने आपको बताया था, तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो y = क्या बनेगा -3x - k / 4 तो इसका जो स्लोप है m1 का जो स्लोप है वो बन रहा है -3/4। इसका अगर हम स्लोप बनाएंगे तो ये बनेगा -4x - L डिवाइडेड बाय -3 तो ये बन जाएगा m2 बन जाएगा 4/3। अगर अपन इन स्लोप को देखें तो m1 × m2 की जो वैल्यू है वो -3/4 × 4/3 -1 है। ये मैंने आपको कराया था अभी रिसेंटली कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 है। इसका क्या मतलब है? Lines are perpendicular. लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब एक का स्लोप m1 × m2 जो है वो -1 है। इसका मतलब लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं मान लो ये दोनों लाइन, अब ये लाइन कैसी है क्योंकि कांस्टेंट पता नहीं तो मैं फिजिकल लाइन तो बना नहीं सकता, तो मैं कर लेता हूं एक लाइन ये बना लेता हूं, मान लेते हैं इसको बोल देता हूं एक लाइन ये है, दूसरी लाइन अपन एक और बना लेते हैं और ये मान लेते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये मेरी मान लेते हैं ये L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इतना हमें पता है। अब बोलता है एक पॉइंट है P, वो 3 यूनिट की दूरी पे L1 से, यानी कि एक L1 से दूरी यानी नीचे से जो हाइट है उसकी वो कितनी यूनिट है 3 यूनिट्स। ये हाइट कितनी है 3 यूनिट्स। क्यों?
क्योंकि ये कह रहा है एक पॉइंट है P जो कि इससे इसका डिस्टेंस 3 यूनिट्स है और इसका डिस्टेंस जो है 4 यूनिट्स है इससे, यानी कि ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 4 यूनिट है। आपको पता है ना, एक पॉइंट है एक लाइन है, डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट P है, L2 से जो उसकी दूरी है वो 4 यूनिट की है और जो इससे इसकी दूरी है वो 3 यूनिट की है। इसमें कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? ओके अब बोलता है द रिफ्लेक्शन ऑफ P ऑन L1, ये L1 का जो रिफ्लेक्शन है उसको P1 बोल रहा है, यानी अगर ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा तो कहां पे आएगा, रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आएगा। कितनी दूरी पे आएगा, जो P1 है ये 3 यूनिट, तो ये P1 का रिफ्लेक्शन है L1 पे, यानी रिफ्लेक्शन यानी लाइन है उसमें, मतलब मान लो ये पानी होता तो यहाँ कोई पॉइंट होता तो नीचे जितनी ऊपर है उतने नीचे दिखाई देता, तो ये P1 है। अच्छा, द रिफ्लेक्शन ऑफ P1 ऑन L2 इज P2, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस लाइन पे कहां नजर आएगा, यहाँ पे नजर आएगा। कितनी दूरी पे नजर आएगा, ये यहां से यहाँ जो दूरी है वो 4 है, तो जो इसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे 4 यूनिट की दूरी पे समझ में आएगा, इसको इसने बोला P2। फिर बोलता है द रिफ्लेक्शन ऑफ P2 ऑन L1, ये L1 लाइन है, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट करेगा, तो कितनी ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, जितना ये डिस्टेंस है उतनी ही दूरी पे ये ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, इसको बोला इसने P3। ठीक है, उतनी, यानी ये 3 है तो ये भी 3 है। फिर बोलता है द रिफ्लेक्शन ऑफ P3, इसका जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन के ऊपर वो कहां पे, P4 पे, यानी ये जो गैप है, ये जो जितने का गैप है 4 का, उतनी ही दूरी पे रिफ्लेक्ट, यानी कि यहीं पे आ गया P4, यानी P और P4 जो है वो सेम ही पॉइंट को कह रहा है। अब ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। अब ये पूछ रहा है जो फिगर बनी है उसका एरिया बताओ, ये लेंथ कितनी है 6 और ये लेंथ कितनी है 8, तो एरिया आप निकाल ही सकते हो मेरे ख्याल से। यही था इसका आंसर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर बनता है 48। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इट टुक एन ऑब्जर्वेशन कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 है। जब तक वो नहीं निकाल पाएंगे तब तक फिर एक क्वेश्चन, जब वो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 है तो फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर पाएंगे। So this is question number 13. Then we do question number 14. In a circle, two perpendiculars AB and BC. अच्छा, तो अब मेरे पास ये सर्कल है, ये बोलता है एक कॉर्ड है 5.1 लेंथ और इतना लेंथ और इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं एक कॉर्ड ये है मान लेते हैं, और एक कॉर्ड और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एक कॉर्ड ये है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट P पे, ये मेरा सेंटर है। इस कॉर्ड की लेंथ मान लेते हैं 5.1 है और इस कॉर्ड की लेंथ मान लेते हैं 6.8 है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट मेरा P है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू P, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरे को ये मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, मान लेते हैं ये वाला जो लेंथ है, अगर ये थोड़ा और अंदर की तरफ होता तो ये डिस्टेंस कम हो जाता, और ये वाला और अंदर की तरफ होता तो डिस्टेंस कम हो जाता। यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तब आएगा जब ये पॉइंट पेरिफेरी पे होगा। आ रही बात समझ में? मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब ये पॉइंट पेरिफेरी पे होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि समहाउ मेरी कोई कॉर्ड ऐसी होनी चाहिए, एक कॉर्ड यहां होनी चाहिए और दूसरी कॉर्ड यहां होनी चाहिए, सच दैट ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा P होगा, तभी सेंटर से ये जो दूरी है ये मैक्सिमम होगी। यानी बेसिकली ये मेरे को क्या निकालना है, रेडियस। अदरवाइज किसी भी और तरीके का फिगर बनाओगे तो P हमेशा सर्कल के अंदर ही आएगा। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, रेडियस, मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। बट इफ यू लुक एट दिस टू कॉर्ड, इट इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल। कल ही हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, कि एंगल अगर 90 डिग्री है तो बेसिकली ये सेमी सर्कल है। इसका मतलब है ये वाली लाइन जो है वो डायमीटर होनी चाहिए। अगर ये डायमीटर होनी चाहिए, मुझे पता है कि ये 6.8 है और मुझे पता है कि ये 5.1 है, तो मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ। डायमीटर की वैल्यू बनेगी √6
6.8 का होल स्क्वायर प्लस 5.1 का होल स्क्वायर। मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है फटाफट, कितना आ रहा है? तो 5.1 5.1 ये 1 बनेगा, 5 और 5 10, हासिल 1 25 और 1 26, तो ये बनेगा 26.01 और ये बनेगा 68 इंटू 68, 8 8 जा 64, 6 कैरी 48 प्लस 48 96 प्लस 6 12 102, 2 10 कैरी 36 और 10 46, तो 46.24, तो बनेगा 5 2 12 72.25, तो 72.25 का अंडर रूट, ये शॉर्टकट लगाएगा, ये तो 5 ही बनेगा क्योंकि, और ये 6 7 जा 42 कितना है 72, 8 9 जा 72 होता है, तो ये 8.5, तो ये आ गया हमारा डायामीटर 8.5। तो डायामीटर 8.5 है, तो ये भी, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो 8.5 का आधा करना पड़ेगा, तो 4.25 आंसर होना चाहिए। कोई ऑप्शन ए? हाँ जी, आ रही है बात समझ में? ओके, सो सर इसमें हमने ये अज्यूम किया ना कि ये सर्कल पे मीट करेंगे। अज्यूम नहीं किया, लॉजिक लगाया है कि सर्कल पे ही मीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर और कहीं मीट कराएंगे ना तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। सर क्योंकि कंडीशन इन्होंने ये भी लगाई हुई है ना कि परपेंडिकुलर है, तो हाँ बाय चांस अगर ना मीट करें सर्कल पे और पहले मीट कर जाए। हाँ, तो तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होगा, मीट कर सकती हैं, लेकिन वो मैक्सिमम तो नहीं होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो कह रहा है कि डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है अपने को। और बट अगर पॉइंट ही सर्कल पे नहीं आया तो फिर वो तो वही वो तो जो पहले लाना मीट। पड़ेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम करना है। अगर वो ये ना बोलता कि मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, फिर तो कहीं भी हो सकता था। उसने, क्योंकि इसने बोला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो रेडियस से सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? पेरिफेरी हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। मान लो मैंने कहा ये सेंटर है, इसे दूरी निकालनी है, सबसे ज्यादा दूर कौन सा पॉइंट होगा? पेरिफेरी वाला ही होगा। उसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर होगा, वो कम होगा। क्योंकि इसने बोला है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है जो सर्कल से मैक्सिमम दूरी पे, सेंटर से, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस पे ही होना चाहिए, पेरिफेरी पे, अदरवाइज कहीं हो ही नहीं सकता वो। ओके सर समझ गया। ठीक है, तो इसका लॉजिक। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब ये बोलता है कि एक ट्रेडर है, 10% लेस पे खरीदा और 10% ज्यादा पे बेचा, तो प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया। तो मान लेते हैं, हमने याद है एसपी इज इक्वल टू समथिंग इनटू सीपी बोला था, तो सेलिंग प्राइस पे मान लेते हैं वो x% कमा रहा है, तो 1 + x/100 इंटू सीपी, ये बनेगा। समझ में आ रहा है? मान लो 20% प्रॉफिट है, तो एसपी इज इक्वल टू 1 + 20/100 इंटू सीपी करते हैं, तो 1.2 सीपी आ जाता है। याद है ये किया था, एसपी समथिंग इंटू सीपी, तो एसपी है 1 + प्रॉफिट %/100 इंटू सीपी। अब ये क्या बोल रहा है, अगर 10% कम में खरीदता, यानी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो 0.9 सीपी हो गया, और बेचता 10% ज्यादा में, यानी सेलिंग पॉइंट 1.1 एसपी हो गया, तो क्या होता? प्रॉफिट डबल हो जाता, यानी कि 1 + 2x/100 हो जाता। बस इतना ही तो सवाल है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? भाई सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गई तो 1.1 हो गया, कॉस्ट प्राइस 0.9 सीपी कम हो, तो यानी कि अपन ने क्या किया, अपन ने इस सीपी की जगह ये सीपी कर दिया, ये नया सीपी हो गया। इस एसपी की जगह ये नया एसपी हो गया। उसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट था वो डबल हो गया, तो इसकी जगह 2 लिख गया। ऑल वी हैव टू डू इज सॉल्व दिस, तो सॉल्व तो हो जाएगा। अपन क्या करना चाहते हैं, अपन सॉल्व करना चाहते हैं तो रेशियो निकाल देते हैं मेरे ख्याल से, और या और कुछ करें, रेशियो निकाल देते हैं, मेरे ख्याल से वो बेटर है। तो रेशियो निकालेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1.1 इज इक्वल टू 1 + x/100 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 1 + 2x/100, यही बनेगा। तो ये बिंदी हटा देते हैं, यहाँ से 9 ऊपर ले जाते हैं, तो 9/11
इज इक्वल टू 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे बनेगा 100 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 100। ये बनेगा 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 900 प्लस 18x इज इक्वल टू 1100 प्लस 11x। तो ये यहाँ चला जाएगा तो बनेगा 7x, और ये यहाँ आ जाएगा तो बनेगा 300x, सॉरी 300। x की वैल्यू बनेगी 3/7 इंटू 100। 3/7 का शॉर्टकट याद है? 1/7 कितना होता है? 14.24। तो 3/7 कितना हो जाएगा? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 7 200 बचेगा ना, 900। हाँ ये 200 बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये 200 है, 200। तो 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 हो जाएगा 28.56। तो आंसर आ जाएगा बस 14.28, तो 28.56%, 28.56। ठीक है, तो ये हमारा 15th क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम आते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। सो दिस इज लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के अंदर मैंने कहा था प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, बिना प्रॉपर्टी के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें इसने x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? log ऑफ 125 बेस 175 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 3, नहीं तुम्हें समझाने के लिए पूरा ही लिखना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 क्यूब बाय 175 विच इज 3 log 5 बेस 175 इज इक्वल टू x। तो ये मैं कह सकता हूं log 5 बाय 175 इज इक्वल टू x अपॉन 3, राइट। और चलो यहाँ तक आ गया, ये हमारे को पता है। निकालना क्या है? निकालना ये है, हमें निकालना है log ऑफ 343 बेस 35। ये log 343 बनेगा 7 क्यूब बाय 35। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 log 7 बेस 35। बेस 35 चाहिए और 7 चाहिए हमें, और यहाँ पे हमारे पास 5 और 75 है। ओके, तो इसको मैं उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल याद है ना? log ऑफ ये log ऑफ a बेस b कैन बी रिटन एज 1 बाय log ऑफ b बेस a। ठीक है, तो मैं इसको जब रेसिप्रोकल कर दूंगा या तो ये बन जाएगा log ऑफ 175 बाय 5 कैन बी टेकन एज 3 अपॉन x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो log ऑफ ये बनेगा 35 175 कैसे जाएगा? 175 इंटू 5, 5 3 15। अच्छा, तो log हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 इंटू 35, 35 इंटू 5 बेस 5। बेस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन x। इसको मैं log a प्लस log b कर दूं, लेकिन यहाँ 35 है और हमें यहाँ पे 35/7 चाहिए। ओके, चलो तो इसको मैं ऐसे करना चाहूंगा log ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 7 बाय log ऑफ 5। तो ये बन जाएगा 2 log 5 बाय log 5 प्लस log 7 बाय log 5। इसकी वैल्यू है मेरी 3 अपॉन x। ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा log 7 बाय log 5 is given to me as 3 अपॉन x माइनस 2। अब हमें यहां निकालना है, इसको उल्टा कर लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज 3 इंटू 1 बाय log 35 बेस 7, ऐसा कर सकते हैं हम। सो दिस इज 3 बाय log ऑफ 7 इंटू 5 बाय log 7, ये कर सकते हैं हम। दिस इज 3 बाय log 7 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय log 7 प्लस log 7।
ये कट जाएगा, तो बेसिकली मुझे सॉल्व करना है 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 5 बाई log 7, ये चाहिए log 5 बाई log 7, यानी रेसिप्रोकल करना है इसका। इसका मतलब ये है कि मुझको log 5 बाई log 7 की वैल्यू बनेगी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 माइनस 2x अपॉन x, तो रेसिप्रोकल बनेगा x अपॉन 3 माइनस 2x। इस वैल्यू को अपन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है 3 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 3 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस 2x प्लस x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2x ऊपर, तो ये इफेक्टिवली बनेगा 3 इंटू 3 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। है कोई ऑप्शन भैया, कम्प्लेक्स हो रहा है तो 3 इंटू 3 माइनस 2x डिवाइड बाई, so I mean okay, not a difficult one but I would say not an easy one also। मतलब आसान भी नहीं था, आसान इसलिए नहीं था कि कई सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं इसमें। अगर तुमने प्रॉपर्टीज तुम्हें याद हैं तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आए समझ में, आगे चलें। यस सर। ओके, सो वी आर इन 16th, अब हम देखते थे बट 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन ये बोला लास्ट 3 डिजिट ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसमें तो क्या ही करना है, लास्ट 3 डिजिट क्या है इसका, ऐसे ही निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, 7 6 5 4 8 9 2 6, 2 से डिवाइड कर लो बाइनरी निकालने के लिए, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 मिनट 5 है ना, ध्यान रखना कैलकुलेशन का। 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 6 जा 12, 3 जा रिमाइंडर 0, यानी लास्ट वर्ड 0 आना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, और यहाँ पे कुछ आएगा तो 1 0 होना चाहिए, 1 0 इसमें भी है, 1 0 इसमें भी है, करना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 है ना, 2 1 जा 2, 9 जा 18, 1 जा 3 जा 7 जा 2 जा 3 जा 1 जा रिमाइंडर 1। इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो चूंकि 1 है तो आखिरी में 1 ही आएगा, तो 1 1 0 आंसर आना चाहिए बी। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, बहुत आसान सवाल था ये तो, क्योंकि ऐसे ही याद ना, ऐसे निकालते हैं। तो जो रिमाइंडर आता है रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट यही होगा, फर्स्ट 3 रिमाइंडर से लास्ट 3 डिजिट, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, नाउ दिस ओके, अच्छा, अब हम इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमें दे रखा है, रेशियो दे रखी है, तो मान लो मैं इस रेशियो को ए बी की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, ए बी की वैल्यू 1 है, और बीई की वैल्यू 3 है, ई एफ की वैल्यू 1 है, और एफ सी की वैल्यू 9 है। तो टोटल ये 10 3 13, ये पूरी लेंथ 13 हो गई। अगर ये पूरी लेंथ 13 हो गई, तो अगर ये लेंथ 1 है, ये 3 है, तो इसकी लेंथ हमें पता चल गई, √10 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10, ए इज √10। उसी लॉजिक से हम ए एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 और 1 4, 4 का 16, ये √17 हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमें बेसिकली सारी लेंथ पता है, और हमें साइन ऑफ ई ए एफ, यानी कि बेसिकली ही इज आस्किंग मी टू फिगर आउट दिस एंगल and sine of ABB, it means is asking me to find out this angle. Now this looks okay. Now one of the simplest way I would find, of course we can apply some more logic, but जो हमें आता है इजीली, अगर मैं वहां से शुरू करूं, तो मैंने आपको याद है मैंने कहा था अगर अपने को तीनों साइड पता और एंगल निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अपन cos ऑफ ई ए एफ निकालें, cos थीटा याद है, तीनों साइड पता है, यानी कि दोनों का साइड का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 प्लस
17 का स्क्वायर 17 माइनस सामने वाले का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 BC यानी 2 इंटू रूट 10 इंटू 17 170। तो ये मेरा 26 अपॉन 2 रूट 170 यानी कि बेसिकली 13 बाय रूट 170 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा? कॉस की वैल्यू आ गई है। उसी तरीके से अगर मैं कॉस ऑफ ADB निकालूं, ADB, तो इसका स्क्वायर बनेगा 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये BD कितना है? BD निकाल लेते हैं 13 और ये 1, तो 13 का स्क्वायर 169, ये बनेगा 170। इसका स्क्वायर करेंगे बनेगा 170 और सामने वाली साइड बनेगी -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 इंटू रूट 170। ठीक, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 रूट 170। 2 से 2 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, यानी 13 बाय 170। यानी कि अगर मेरे को कॉस्ट का रेशियो निकालना होता तो 1/1 आ जाता है ना। मतलब कॉस, अगर ये कॉस होता तो मेरा आंसर 1/1 आ जाता। तो अगर कॉस ये है तो क्या साइन भी यही होगा? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ये बताया था कि साइन ऑफ थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर अपन इसकी साइन वैल्यू निकालें, साइन ऑफ EAF, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 13 बाय रूट 170 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और अगर अपन ऐसे इसका निकालें साइन ऑफ ADB, तो वो भी यही बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 13 बाय रूट 170 का होल स्क्वायर। तो अगर हमको इनका रेशियो चाहिए तो इसका रेशियो चाहिए, ये तो सेम आ रहा है, यानी इसका रेशियो भी 1:1 बनेगा। तो मेरा आंसर है D। ये हमने कॉस रूल, मैंने बोला था ना कॉस रूल होता है, हमने ट्रायंगल्स में भी देखा था इसको और ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो वहां से कॉस रूल निकाल के कर सकते हैं। दो ट्रिग्नोमेट्री के 2 फंक्शन लगेंगे, वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो 19 इट सेज 30 का साइड है, PQRS is a square with 30 centimeters. U and V are 2 points such that UQ यानी कि ये मेरा है 12, टोटल 30 है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 18। RV की वैल्यू कितनी है? 24, तो ये मेरा बन जाएगा 6। अब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ PVN, यानी इसका मिड पॉइंट। मैंने कल ही करा था कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी और इस लाइन के आधी होगी, है ना। तो अगर अपने को ये 18 और 24 पता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। ये 24 है, ये 18 है, तो शॉर्टकट में ये क्या है? 6 इंटू 3 है और ये 6 इंटू 4 है, तो 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। तो 5 इंटू 6 होना चाहिए, यानी ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? 30। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा, उसका अंडर रूट करोगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 हो गया। तो चूंकि ये 30 है, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा ट्रायंगल का। तो 30 का हाफ कितना होता है? 15। तो इसका आंसर होना चाहिए 15। है कुछ आंसर इसका ध्यान में? एनीबॉडी? यस सर, यही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 15। सो इट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन। सो बारिंग 3-4 क्वेश्चन यू शुड हैव बीन एबल टू हैंडल मोस्ट ऑफ देम। ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। n ऑफ A B C दे रखा है आपको, ये फॉर्मूला तो ध्यान ही होगा। n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज गिवन एज n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही था। A यूनियन B कितना दे रखा है? n ऑफ A n ऑफ दे रखा है, n ऑफ A यूनियन B 20 दे रखा है, तो 20 इज इक्वल टू n ऑफ A 10 प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि तीनों बराबर हैं।
माइनस ए यूनियन बी 4 माइनस बी यूनियन सी 5 माइनस ए यूनियन सी 6 प्लस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बनेगा 30 माइनस ये कितना बनेगा 9 और 3 12 इज इक्वल टू 20 प्लस जो हमें डेटा चाहिए। तो ये 30 माइनस 12 कितना हो गया 18। तो 20 माइनस 18 इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वैल्यू। सो द रिजल्टेंट वैल्यू हैज टू बी 2। मेरा आंसर है 2। क्वेश्चन सॉल्व। So this was nothing. It was a straight away direct formula question. It should have been handled well. Not a problem. Right. So I clear all the drawing here. Then we come down to the next question. The question is 21. So it says Manga, Ranga and Banga have some marbles. 5 times the number of Ranga is equal to 7 times the marble of Manga, while 5 times the marble of Manga is equal to 7 times Banga. What is the minimum number of marbles? यानी बेसिकली इन तीनों का रेशियो निकालना है। R/M की वैल्यू दे रखी है 7/5, तो ये 7 है तो ये 5 है। और यहां पे M/B की वैल्यू दे रखी है 7/5, तो M अगर 7 है तो B 5 है। तीनों का सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो निकालना है। इसको सेम करना पड़ेगा। आई कैन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 7, आई कैन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 5। तो रंगा 49 है तो मंगा 35 होना चाहिए, तो मंगा 35 है तो बंगा 25 होना चाहिए। दैट इज द ओनली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो। सो इसका सम होना चाहिए, इन दोनों का सम बनेगा 60। 60 प्लस 49 इज 109। बी आंसर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बी। सो दिस इज डन। सो द लास्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू डू टुडे इज 22nd. Okay. So it says there are total number of ways a student can attempt an exam such that there are at least 2 questions that he needs to attempt from 150 question. तो पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं, और इसके 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 4। ऐसे 150 क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन है 1 2 3 4। अब वो कह रहे हैं कम से कम 2 करने हैं, यानी कि या तो 2 चाहिए करेक्ट हो, या 3 करेक्ट हो, या 4 करेक्ट हो, या 5 करेक्ट, मतलब इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, या तो 1 अटेम्प्ट करे, या 2 करे, या 3, कम से कम 2 करेगा। यानी पहले हम ये निकाल लेते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, उसमें से वो 2 वे हटा देते हैं जिसमें ना तो उसने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर उसने एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो पहले तो ये देखते हैं कितने तरीके से वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन को कितने तरीके से अटेम्प्ट करेगा, या तो ये आंसर मार्क करेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो कोई भी नहीं मार्क करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 5 रास्ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी या तो ये आंसर मार्क करेगा, या ये तो, या तो बी मार्क करेगा, या सी या डी, या नहीं मार्क करेगा। 5 वेज। थर्ड क्वेश्चन को भी करने के 5 वेज। ऐसे कितने वेज हैं 150। तो यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो कितने बन गए 5 की पावर 150। तो 5 की पावर 150, यानी ये तो रूल्ड आउट हो गया और ये भी रूल्ड आउट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एटलीस्ट 2, यानी वो माइनस करने हैं जिसमें नो अटेम्प्टेड, नो अटेम्प्ट, और 1 एग्जैक्टली 1 अटेम्प्ट। एक भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करे उसका तो एक ही तरीका है, कोई ये भी ना करे, ये भी ना करे, एक ही तरीका है। एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट करे। तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो तो पता नहीं, तो 150 में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज करेगा ये। और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके, क्योंकि कम से कम एक करेगा। तो 150C1 कितना बनेगा 150 into 4 विच इज 600, और ना अटेम्प्ट करने का एक तरीका विच इज 601। ये हमें माइनस करना पड़ेगा किसमें से? टोटल केसेस में से। तो टोटल केसेस ये थे, उसमें से मुझे 601 माइनस करना है। आंसर बनेगा बी।
and this takes care of your all the questions. So I would say 3-4 क्वेश्चन मुश्किल थे, पहला, दूसरा, 13th क्वेश्चन, 1 और 2, 3, 5-7 क्वेश्चन मुश्किल थे, 10-12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे इसको एग्जाम के अंदर। बताइए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, Yes, ऋषि? चलो ठीक है, तो आई विल टेक अ लीव हियर। मैं कोशिश करता हूँ इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं अपलोड करके तुम्हें भेज देता हूँ, जो मैंने अभी क्लास में कराया है। वो इट इज रिकॉर्डेड, क्योंकि मेरे पास शीट नहीं है इसकी। ठीक है सर इसमें कितने Yes, क्वेश्चन sir. अटेम्प्ट करने चाहिए क्वांट में? इसमें आप कर सकते थे, इसमें ना 3-4 क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल थे, मतलब टाइम लगता। मेरे ख्याल से इस 22 में से आप 15 एक कर सकते थे आराम से। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, देन आई विल रैप दिस अप। आज शाम की भी क्लास है, मैं उसमें वो जो कल रह गया था ना ट्रायंगल्स, उसको हम करेंगे। ठीक है, मैं आज वो भेज देता हूँ लिंक। सर इसमें एलन डिस्कस करोगे? कौन सा? नहीं, सर और ना एक हमारी फॉर्म्स वगैरह भी की भी क्लास नहीं लगी। इसकी फॉर्म्स वगैरह जो भरने हैं ना। फॉर्म्स कोई नहीं, मैं लगा दूंगा, इसकी चिंता ना करो, फॉर्म फिलिंग की। ओके सर। ठीक, चलो ठीक है, देन दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।